नमस्कार साथियों। आज हिंदी के जाने-माने साहित्यकार, लेखक धर्मवीर भारती जी का जन्म दिवस है। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य में आधुनिक युग में बड़े साहित्यकार के नाम से रूप में स्थापित हैं। मूल रूप से वे कवि, नाटककार, समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं। धर्मवीर भारती एक समय में प्रख्यात साप्ताहिक जो थी, पत्रिका धर्मयुग, उसके प्रधान संपादक भी रहे हैं। हिंदी साहित्य में उनका जो देन है वो अतुलनीय है, क्योंकि जब आप हिंदी साहित्य पर पढ़ने के लिए हम आते हैं तो हमें सबसे पहले एक उपन्यास नजर में आता है, वह है गुनाहों का देवता, जो धर्मवीर भारती जी के द्वारा लिखा गया है। धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता अपने कॉलेज के समय में मात्र 20 साल की उम्र में लिखा था, जो बच्चे जो हैं आज भी बड़े चाव से उसे पढ़ते हैं। खास करके वह उपन्यास एक सदाबहार उपन्यास के रूप में जाना जाता है। उनका दूसरा जो उपन्यास है वो सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा लगभग सभी नाटककारों ने उसका, मूल रूप से वो उपन्यास है लेकिन उसे बहुत सारे नाटककारों ने उसका मंचन भी किया है। लेकिन धर्मवीर भारती मूल रूप से जो नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, उनके अंधा युग जो नाटक है वो काफी प्रचलित रहा और उस नाटक के कारण से वो उन्हें सर्वश्रेष्ठ नाटककार का भी पुरस्कार मिला था। धर्मवीर भारती जी को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अंधा युग को लगभग सभी जो निर्देशक हैं उन्होंने उसका मंचन किया है। आज हम धर्मवीर भारती जी के जन्म दिवस पर उनकी कहानी को लेकर के सामने आए हैं। मूल रूप से धर्मवीर भारती को नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कई कहानियां भी लिखी है। धर्मवीर भारती जी एक बेहद सुंदर कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। जब अंधा युग की बात आती है तो उसे एक बृहत लंबी कविता के रूप में भी हम पढ़ते आए हैं। तो आज हम उनकी कहानी, जो खूब प्रचलित कहानी है गुल की बन्नो, उसका पाठ करने जा रहे हैं। और यह पाठ जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया की एक छात्रा है, एमए की छात्रा सोनी, वह उसका पाठ करेंगी। आज उनका जन्मदिन है तो मैं सभी श्रोताओं से विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी जो हैं कम से कम धर्मवीर भारती जी की एक कहानी आज के दिन में जरूर पढ़ें। और अब सुनिए गुल की बन्नो का पाठ सोनी के द्वारा। नमस्कार साथियों। धर्मवीर भारती की कहानी गुल की बन्नो। ए मर कलमुहे। अकस्मात घेगा बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजा खोला और चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते हुए देखकर कहा, तोरे पेट में फोनोग्राफ उलियान बाका, जोन भिनसार भवा के तान तोड़े लाग, राम जाने रात के कैसन एक दीदा लागत है। मारे डर के कि कहीं घेगा बुआ सारा कूड़ा उसी के सिर पर ना फेंक दे, मिरवा थोड़ा खिसक गया और जो ही घेगा बुआ अंदर गई कि फिर चौतरे की सीढ़ी पर बैठ पैर झुलाते हुए मिरवा ने उल्टा सुल्टा गाना शुरू किया। तुम्हें बचियाद कलते अम छनम तेली कछम। मिरवा की आवाज सुनकर जाने कहां से झबरी कुतिया भी कान पूछ झटकारते आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर मिरवा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हिज मास्टर्स वॉइस के रिकॉर्ड पर तस्वीर बनी होती है। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मिरवा, असली नाम मेहरलाल, जागता था और आंख मलते मलते घेगा बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मिरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे। खोचे वाली का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब की मुन्ना बाबू, सभी आ जुटते थे।
जब से गुलकी ने घेगा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी, तब से यह जमावड़ा वहां होने लगा था। उसके पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते निकलते गुलकी सट्टी से तरकारियां खरीदकर अपनी कुबड़ी पीठ पीठ पर लादे डंडा टेकती आती और अपनी दुकान फैला देती। मूरी, नींबू, कद्दू, लौकी, घिया, बंडा, कभी कभी सस्ते फल। मिरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे, जो एक भयंकर रोग में गल गल कर मरे थे, और दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवा झबरी कुतिया के और कोई उन्हें उनके पास बैठना पसंद नहीं करता था, और सिवा गुलकी के कोई उन्हें देहरी या दुकान पर चढ़ने नहीं देता था। आज भी गुलकी को आते देखकर सबसे पहले मिरवा गाना छोड़कर बोला, छलाम गुलकी। और मटकी अपने बड़े हुए तिल्ली वाले पेट पर से खिसकता हुआ जांघिया संभालते हुए बोली, एक थो मूली दे दे। ए गुलकी। गुलकी पता नहीं किस बात से खींची हुई थी कि उसने मटकी को झिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। झबरी भी पास गई कि गुलकी ने डंडा उठाया। दुकान लगाकर गुलकी अपनी कुबड़ी पीठ दोहराकर बैठ गई और जाने किसे बुड़बुड़ाकर गालियां देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने रट लगाना शुरू किया, एक मूरी, ए गुलकी, एक। गुलकी ने फिर झिड़का तो चुप हो गई और अलग हटकर लोलुप नेत्रों से सफेद धुली हुई मूलियों की ओर देखने लगी। इस बार वह बोली नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, हाथ हटाओ, छूना मत, कोढ़िन कहीं की। खाने कहीं खाने पीने की चीज देखी कि जोंक की तरह चिपक गई। चल उधर। मटकी पहले तो पीछे हटी, पर फिर उसकी तृष्णा ऐसी अदम्य हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींची। गुलकी का मुंह तमतमा उठा और उसने बांस की खपच्ची उठाकर उसके हाथ पर चट से मारी। मूली नीचे जा गिरी और हाय 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 कर दोनों हाथ झटकते हुए मटकी पांव पटक पटक कर रोने लगी। जाओ अपने घर रो, हमारी दुकान पर मरने को गली भर के बच्चे हैं। गुलकी चीखी। दुकान दे के हम बिपला मोल ले लिया, क्षण भर पूजा भजन में भी कचर गाव मची रहती है। अंदर से घेगा बुआ ने स्वर मिलाया। खासा हंगामा मच गया कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई और लगी उदात स्वर में भौंकने, लेफ्ट राइट। चौराहे पर 3-4 बच्चों का जुलूस चला आ रहा था। आगे आगे दर्जा बा में पढ़ने वाले मुन्ना बाबू नीम की संटी को झंडे की तरह थामे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे थे मेवा और निर्मल। जुलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई। दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी। मटकी सिसकते सिसकते बोली, हमके गुल की मारिस है, हाय हाय, हमके नरिया में ढकेल दीस, अरे बाप रे। निर्मल, मेवा, मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने ढकेल कर सबको पीछे हटा दिया और संटी लेकर तनकर खड़े हो गए। किसने मारा है इसे? हम मारा है, कुबड़ी गुलकी ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा। का करोगे, हमें मारोगे? मारेंगे क्यों नहीं, मुन्ना बाबू ने अकड़ कर कहा। गुलकी इसका कुछ जवाब देती कि बच्चे पास घिर आए। मटकी ने जीभ निकालकर मुंह बिराया। मेवा ने पीछे जाकर कहा, ए कुबड़ी अपना कुबड़ दिखाओ, और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुलकी का मुंह तमतमा आया और रूंधे गले से करहाते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो गई थी। बच्चे सब एक एक मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात घेगा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा, ए मुन्ना बाबू, जात हो कि अभिन बहन जी को बुलाए के 2-4 कनेठी दिलवाएं? जाते तो हैं, मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा। ए मिरवा, बिगुल बजाओ। मिरवा ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर कहा, धुतु धुतु धू। जुलूस चल पड़ा और कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राज, गुलकी की दुकान बाईकाट। नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पोंछे, तरकारी पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी के छींटे देने लगी। गुलकी की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही हद से हद 25-26, पर चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी और कमर के पास से वह इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताज्जुब भी हुआ
और थोड़ा भय भी। कहाँ से आई, कैसे आ गई, पहले कहाँ थी, उसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। निर्मल ने जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना, यह मुसीबत और खड़ी हो गई, मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही ढोल गले बांधेंगे। बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया, सुना चल बसा तो कहीं मकान हम लोग ना दखल कर लें, तो मर्द को छोड़कर चली आई। खबरदार जो चाबी दी तुमने। क्या छोटेपन की बात करती हो, रुपया उसके बाप ने ले लिया तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे। चाबी हमने दे दी है, 10-5 दिन का नाज पानी भेज दो उसके यहाँ। हाँ हाँ, सारा घर उठा के भेज दे। सुन रही हो घेगा बुआ? तो का भवा बहू, अरे निर्मल के बाबू से तो एकरे बाप की दांत काटी रही। घेगा बुआ की आवाज आई। बेचारी बाप की अकेली संतान रही, यही के बिहार में मटिया मेट हुई गवा, पर ऐसे कसाई के हाथ में धीस कि 5 बरस में कुबड़ निकर आवा। साला यहाँ आवे तो हंटर से खबर लूं मैं, ड्राइवर साहब बोले। 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ, अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो उसमें इसका क्या कसूर। साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया, जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई ना। अब कैसे गुजारा हो उसका। बेटवा इसको दुकान खुलवाए देव, हमरा चौतरा खाली पड़ा है, यही रुपया 2 रुपया किरावा दे देवा करे, दिन भर अपना सौदा लगाए ले। हम का मना करित हैं, इतना बड़ा चौतरा मोहल्ले वालन के काम ना आए तो का हम छाती पर धे ले जाब। पर हाँ, मुला रुपया दे देवा करे। दूसरे दिन यह सनसनीखेज खबर बच्चों में फैल गई। वैसे तो हकीम सिंह का चबूतरा बड़ा था, पर वह कच्चा था, उस पर छाजन नहीं था। बुआ का चौतरा लंबा था, उस पर पत्थर जड़े थे, लकड़ी के खंबे थे, उस पर टीन छाई थी, कई खेलों की सुविधा थी। खंबों के पीछे किल किल कांटे की लकीरें खींची जा सकती थी। एक टांग से उचक उचक कर बच्चे चिबिड्डी खेल सकते थे। पत्थर पर लकड़ी का पीड़ा रखकर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमाकर रेलगाड़ी चला सकते थे। जब गुलकी ने अपनी दुकान के लिए चबूतरे के खंभों में बांस बांधे तो बच्चों को लगा कि उनके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किलेबंदी कर ली है। वे सहमे हुए दूर से कुबड़ी गुलकी को देखा करते थे। निर्मल ही उसकी एकमात्र संवाददाता थी और निर्मल का एकमात्र विश्वस्त सूत्र था उसकी माँ। उससे जो सुना था उसके आधार पर निर्मल ने सबको बताया था कि यह चोर है, इसका बाप 100 रुपया चुरा कर भाग गया, यह भी उसके घर का सारा रुपया चुराने आई है। रुपया चुराएगी तो यह भी मर जाएगी, मुन्ना ने कहा। भगवान सबको दंड देता है, निर्मल बोली। ससुराल में भी रुपया चुराई होगी, मेवा बोला। अरे कुबर थोड़े है, ओही रुपया बांधे है पीठ पर, मनसेधु का रुपया है। सचमुच? निर्मल ने अविश्वास से कहा। और नहीं क्या, कुबर थोड़े है तो दिखावे। मुन्ना द्वारा उत्साहित होकर मेवा पूछने ही जा रहा था कि देखा, साबुन वाली सत्ती खड़ी बात कर रही है गुलकी से। कह रही थी, अच्छा किया तुमने, मेहनत से दुकान करो, अब कभी थूकने भी ना जाना उसके यहाँ। हरामजादा, दूसरी औरत कर ले चाहे 10 और कर ले, सबका खून उसी के माथे चढ़ेगा। यहाँ कभी आवे तो कहलाना मुझसे, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल लूंगी। बच्चे डरकर पीछे हट गए। चलते चलते सत्ती बोली, कभी रुपये पैसे की जरूरत हो तो बताना बहन। कुछ दिन बच्चे डरे रहे, पर अकस्मात उन्हें यह सूझा कि सत्ती को गुलकी डराने के लिए बुलाती है। इसने उनके गुस्से में घी का काम किया, पर कर क्या सकते थे। अंत में उन्होंने एक तरीका इजाद किया। वे एक बुढ़िया का खेल खेलते थे, उसको उन्होंने संशोधित किया। मटकी को लेमन जूस देने का लालच देकर कुबड़ी बनाया गया। वह उसी तरह पीठ दोहरी करके चलने लगी। बच्चों ने सवाल जवाब शुरू किए। कुबड़ी कुबड़ी का हेराना सुई हिरानी, सुई लेके का करबे कंथा सीबे, कंथा सी के का करबे लकड़ी लाबे, लकड़ी लाके का करबे भात पकाइबे, भात पकाए के का करबे भात खाबे, भात के बदले लात खाबे। और इसके पहले कि कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके, वे उसे जोर से लात मारते और मटकी मुंह के बल गिर पड़ती। उसकी कोहनियां और घुटने छिल जाते,
आंख में आंसू आ जाते और होंठ दबाकर वह रुलाई रोकती। बच्चे खुशी से चिल्लाते, मार डाला कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को। गुलकी यह सब देखती और मुंह फेर लेती। एक दिन जब इसी प्रकार मटकी को कुबड़ी बनाकर गुलकी की दुकान के सामने ले गए तो इसके पहले कि मटकी जवाब दे, उन्होंने अनचित्त में उसे इतनी जोर से ढकेल दिया कि वह कूनी भी न टेक सकी और सीधे मुंह के बल गिरी। नाक, होंठ और भौं खून से लथपथ हो गए। वह हाय हाय कर इस बुरी तरह चीखी कि लड़के कुबड़ी मर गई चिल्लाते हुए भी सहम गए और हतप्रभ हो गए। अकस्मात उन्होंने देखा कि गुलकी उठी। वे जान छोड़कर भागे, पर गुलकी उठकर आई, मटकी को गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से खून पोंछने लगी। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा कि वह मटकी को मार रही है या क्या कर रही है कि वे अकस्मात उस पर टूट पड़े। गुलकी की चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि गुलकी के बाल बिखरे हैं, दांत से खून बह रहा है, अध उघारी चबूतरे के नीचे पड़ी है और सारी तरकारी सड़क पर बिखरी है। घेगा बुआ ने उसे उठाया, धोती ठीक की और बिगड़ कर बोली, औकात रत्ती भर नहीं और तेहा पौवा भर, आपन बखत दे के चुप नहीं रहा जात, काहे लड़कन के मुंह लगत है। लोगों ने पूछा तो कुछ नहीं बोली, जैसे उसे पाला मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की और दांत से खून पोंछा, कुल्ला किया और बैठ गई। उसके बाद अपने उस कृत्य से बच्चे जैसे खुद सहम गए थे। बहुत दिन तक वे शांत रहे। आज जब मेवा ने उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे उसे खून चढ़ गया, पर फिर न जाने वह क्या सोचकर चुप रह गई। और जब नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे, पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। लड़के का है, गली के राक्षस हैं, घेगा बुआ बोली। अरे उन्हें काहे को कहो बुआ, हमारा भाग ही खोटा है, गुलकी ने गहरी सांस लेकर कहा। इस बार जो झड़ी लगी तो 5 दिन तक लगातार सूरज के दर्शन नहीं हुए। बच्चे सब घर में कैद और गुलकी कभी दुकान लगाती थी, कभी नहीं। राम राम करके छठवें दिन तीसरे पहर झड़ी बंद हुई। बच्चे हकीम जी के चौतरे पर जमा हो गए। मेवा बिलबोटी बीन लाया था और निर्मल ने टपकी हुई निमकोड़ियां बीनकर एक दुकान लगा ली थी और गुलकी की तरह आवाज लगा रही थी, ले खीरा, आलू, मूरी, घिया बंडा। थोड़ी देर में काफी शिशु ग्राहक दुकान पर जुट गए। अकस्मात शोरगुल को चीरता हुआ बुआ के चौतरे से गीत का स्वर उठा। बच्चों ने घूमकर देखा, मिरवा और मटकी गुलकी की दुकान पर बैठे हैं। मटकी खीरा खा रही है और मिरवा झबरी कसर अपनी गोद में रखे बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर गा रहा है, सनम तेरी कसम। तुरंत मेवा गया और पता लगाकर आया कि गुलकी ने दोनों को एक एक अधन्ना दिया है। दोनों मिलकर झबरी कुतिया के कीड़े निकाल रहे हैं। चौतरे पर हलचल मच गई है और मुन्ना ने कहा, निर्मल, मिरवा मटकी को एक भी निमकोड़ी मत देना, रहे उसी कुबड़ी के पास। हाँ जी, निर्मल ने आंखें चमकाकर गोल मुंह करके कहा, हमार अम्मा कहत रही उन्हें छूयो ना, ना ना साथ खायो ना खेलो, उन्हें बड़ी बुरी बीमारी है। आखथू। मुन्ना ने उनकी ओर देखकर उबकाई जैसा मुंह बनाकर थूक दिया। गुलकी बैठी बैठी सब समझ रही थी और जैसे इस निरर्थक घृणा में उसे कुछ रस सा आने लगा था। उसने मिरवा से कहा, तुम दोनों मिलके गाओ तो एक अधन्ना दें। खूब जोर से दोनों भाई बहन ने गाना शुरू किया, माल कताली मल जाना पर अकिया किछी से। अकस्मात फटाक से दरवाजा खुला और एक लोटा पानी दोनों के ऊपर फेंकती हुई घेगा बुआ गरजी, दूर कलमुहे, अब इन बित्तो भर के नाही ना और पतुरियन के गाना गावे लागे, ना बहन का ख्याल ना बिटिया का, और एक कुबड़ी, हम तुह से कह ही दिए थे कि हम चकला खाना खोले के बरे अपना चौतरा नहीं दिया रहा। चली हुआ से मुजरा करावे। गुलकी ने उधर पानी
छिटकाते हुए कहा, बुआ बच्चे हैं, गा रहे हैं, कौन कसूर हो गया? ए हाँ, बच्चे हैं, तू तो दूध पियत बच्ची हो। कह दिया जबान न लड़ायो हमसे। हाँ, हम बहुत बुरी हैं। एक तो 5 महीने से किरावा नहीं दियो और हिया दुनिया भर के अंधे कोड़ी बटूरे रहते हैं। चलो उठाओ अपनी दुकान यहाँ से, कल से ना देखी हिया तुम्हें। राम राम, सब अधर्म की संतान राक्षस पैदा भाई मोहल्ले में। धरतियों नहीं फाटत की मर बिलाए जाए। गुल की सन्न रह गई। उसने किराया सचमुच 5 महीने से नहीं दिया था। बिक्री ही नहीं थी, मोहल्ले में कोई उससे कुछ लेता ही नहीं था। पर इसके लिए बुआ उसे निकाल देगी, वह उसे कभी आशा नहीं थी। वैसे वैसे ही महीने में 20 दिन भूखी सोती थी। धोती में 10-10 पैबंद थे। मकान गिर चुका था। एक दालान में थोड़ी सी जगह में वह सो जाती थी, पर दुकान तो वहां रखी नहीं जा सकती थी। उसने चाहा कि वह बुआ के पैर पकड़ ले, मिन्नत कर ले, पर बुआ ने जितनी जोर से दरवाजा खोला था उतनी ही जोर से बंद कर दिया। जब से चौमासा आया था, पुरवाई बही थी, उसकी पीठ में भयानक पीड़ा उठती थी। उसके पांव कांपते थे। सट्टी में उस पर उधार बुरी तरह चढ़ गया था। पर अब होगा क्या? वह मारे खींच के रोने लगी। इतने में कुछ खटपट हुई और उसने घुटनों से मुंह उठाकर देखा कि मौका पाकर मटकी ने एक ताजा फूट निकाल लिया और मर भूखी की तरह उसे हबर हबर खाती जा रही है। एक क्षण वह उसके फूलते पिचकते पेट को देखती रही। फिर ख्याल आते ही कि फूट पूरे 10 पैसे का है, वह उबल पड़ी और सड़ासड़ 3-4 खपच्ची मारते हुए बोली, चोटी कुतिया, तोरे बदन में कीड़ा पड़े। मटकी के हाथ से फूट गिर पड़ा, पर वह नाली से फूट के टुकड़े उठाते हुए भागी। ना रोई ना चीखी, क्योंकि मुंह में भी फूट भरा था। मिरवा हक्का बक्का इस घटना को देख रहा था कि गुलकी उसी पर बरस पड़ी। सड़ सड़ उसने मिरवा को मारना शुरू किया। भाग यहां से हरामजादे। मिरवा दर्द से तिल मिला उठा। हमला पैसा देव तो जाए, देते हैं पैसा, ठहर तो। सड़ सड़ रोता हुआ मिरवा चौतरे की ओर भागा। निर्मल की दुकान पर सन्नाटा छाया था। सब चुप उसी ओर देख रहे थे। मिरवा ने आकर कुबड़ी की शिकायत मुन्ना से की। मुन्ना चुप रहा। फिर मेवा की ओर घूमकर बोला, मेवा बता दो इसे। मेवा हमें हिचकिचाया मेवा पहले हिचकिचाया, फिर बड़ी मुलायमियत से बोला, मिरवा तुम्हें बीमारी हुई है ना, तो तुम लोग अब तुम्हें नहीं छुएंगे। हम लोग अब तुम्हें नहीं छुएंगे, साथ नहीं खिलाएंगे। तुम उधर बैठ जाओ। हम बीमार हैं मुन्ना। मुन्ना कुछ पिघला। हाँ, हमें छुओ मत। निमकोड़ी खरीदना हो तो उधर बैठ जाओ, हम दूर से फेंक देंगे, समझे? मिरवा समझ गया, सर हिलाया और अलग जाकर बैठ गया। मेवा ने निमकोड़ी उसके पास रख दी और वह चोट भूलकर पकी निमकोड़ी का बीजा निकालकर छीलने लगा। इतने में ऊपर से घेगा बुआ की आवाज आई, ए मुन्ना, तई तू लोग परे हो जाओ, अभिन पानी गिरी ऊपर से। बच्चों ने ऊपर देखा। छत्ते पर घेगा बुआ का छोटा मारे पानी में छप छप करती घूम रही थी। कूड़े से तिछत्ते की नाली बंद थी और पानी भरा था। जिधर बुआ खड़ी थी उसके ठीक नीचे गुलकी का सौदा था। बच्चे वहां से दूर थे, पर गुलकी को सुनाने के लिए बात बच्चों से कही गई थी। गुलकी कराहती हुई उठी। कुबड़ की वजह से वह तनकर तिछत्ते की ओर देख भी नहीं सकती थी। उसने धरती की ओर देखकर ऊपर बुआ से कहा, इधर की नाली काहे खोल रही हो? उधर की नाली खोलो ना। काहे उधर की खोले? इधर हमारी चौका है कि नहीं? इधर हमारा सौदा लगा है। ए हे, बुआ हाथ चमकाकर बोली, सौदा लगा है रानी साहब का। किरावा दे कि दाई ही आप फाटत है, और टर्राय के दाई नटई में गामा पहलवान का जोर तो देखो। सौदा लगा है तो हम का करी? नारी तो यही खुली, खोलो तो देखें। अकस्मात गुलकी ने तड़प कर कहा। आज तक किसी ने उसका स्वर नहीं सुना था। 5 महीने का 10 रुपया नहीं दिया, बेशक,
पर हमारे घर की धन्नी निकाल के बसंतु के हाथ किसने बेचा? तुमने। पश्चिम ओर का दरवाजा चिरवा के किसने जलवाया? तुमने। हम गरीब हैं, हमरा बाप नहीं है, सारा मोहल्ला मिलके हमें मार डालो। हमें चोरी लगाती है? अरे कल की पैदा हुई। बुआ मारे गुस्से से खड़ी बोलने लगी थी। बच्चे चुप खड़े थे, वे कुछ कुछ सहमे हुए थे। कुबड़ी का यह रूप उन्होंने कभी न देखा, न सोचा था। हाँ हाँ हाँ, तुमने, ड्राइवर चाचा ने, चाची ने, सबने मिलके हमारा मकान उजाड़ा है। अब हमारी दुकान बहाव दे, देखेंगे हम भी। निर्मल निर्बल के भी भगवान है। ले ले ले, भगवान है तो ले। और बुआ ने पागलों की तरह दौड़कर नाली में जमा कूड़ा लकड़ी से ढेल दिया। 6 इंच मोटी गंदे पानी की धार धड़ 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 करती हुई उसकी दुकान पर गिरने लगी। तरोइयां पहले नाली में गिरी, फिर मूली, खीरे, साग, अदरक उछल उछल कर दूर जा गिरे। गुल की आंखें फाड़े पागल सी देखती रही और फिर दीवार पर सर पटक कर हृदय विदारक स्वर में डकरा कर रो पड़ी। अरे मोर बाबू, हमें कहाँ छोड़ गए? अरे मोरी माई, पैदा होते ही हमें क्यों नहीं मार डाला? अरे धरती मैया, हमें काहे नहीं लील लेती? सर खोले, बाल बिखरे, छाती कूट कूट कर वह रो रही थी और तिछत्ते का पिछले 9 दिन का जमा पानी धड़ 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 गिर रहा था। बच्चे चुप खड़े थे। अब तक जो हो रहा था उनकी समझ में आ रहा था, पर आज यह क्या हो गया, यह उनकी समझ में नहीं आ सका। पर वे कुछ बोले नहीं, सिर्फ मटकी उधर गई और नाली में बहता हुआ एक मोटा खीरा निकालने लगी कि मुन्ना ने डांटा, खबरदार जो कुछ चुराया। मटकी पीछे हट गई। वे सब किसी अप्रत्याशित भय, संवेदना या आशंका से जुड़ बटुर कर खड़े हो गए। सिर्फ मिरवा अलग सर झुकाए खड़ा था। झींसी फिर पड़ने लगी थी और वे एक एक कर अपने घर चले गए। दूसरे दिन चौतरा खाली था। दुकान का बांस उखड़वा कर बुआ ने नाद में गाड़ कर उस पर तुरई की लतर चढ़ा दी थी। उस दिन बच्चे आए, पर उनकी हिम्मत उस चौतरे पर जाने की नहीं हुई, जैसे वहां कोई मर गया हो। बिल्कुल सुनसान चौतरा था और फिर तो ऐसी झड़ी लगी कि बच्चों का निकलना बंद। चौथे या पांचवें दिन रात को भयानक वर्षा तो हो ही रही थी, पर बादल भी ऐसे गरज रहे थे कि मुन्ना अपनी खाट से उठकर अपनी माँ के पास घुस गया। बिजली चमकते ही जैसे कमरा रोशनी से नाच नाच उठता था। छत पर बूंदों की पटर पटर कुछ धीमी हुई, थोड़ी हवा भी चली और पेड़ों का हर हर सुनाई पड़ा कि इतने में धड़ धड़ धड़ाम भयानक आवाज हुई। आंखें खोले अंधेरे में ताकने लगा। सहसा लगा मोहल्ले में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। बुआ की आवाज सुनाई पड़ी, किसका मकान गिरा है रे? गुलकी का। किसी का दूरागत उत्तर आया, अरे बाप रे, दब गई क्या? नहीं, आज तो मेवा की माँ के यहाँ सोई है। मुन्ना लेटा था और उसके ऊपर अंधेरे में यह सवाल जवाब। वह फिर कांप उठा, माँ के पास घुस गया और सोते सोते उसने साफ सुना, कुबड़ी फिर उसी तरह रो रही है, गला फाड़ कर रो रही है। कौन जाने मुन्ना के ही आंगन में बैठकर रो रही हो। नींद में वह स्वर कभी दूर कभी पास आता हुआ ऐसा लग रहा है जैसे कुबड़ी मोहल्ले के हर आंगन में जाकर रो रही हो। बच्चों के मन में कोई बात इतनी गहरी लकीर नहीं बनाती कि उधर से उनका ध्यान हटे ही नहीं। सामने गुलकी थी तो वह एक समस्या थी, पर उसकी दुकान हट गई। फिर वह जाकर साबुन वाली सत्ती के गलियारे में सोने लगी। उस गली में दिखते ही नहीं थे। बच्चे भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। अब जाड़ा आ रहा था तो उनका जमावड़ा सुबह न होकर तीसरे पहर होता था। जमा होने के बाद जुलूस निकलता था।
और जिस जोशीले नारे से गली गूंज उठती थी वह था, घेगा बुआ को वोट दो। पिछले दिनों म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था और उसी में बच्चों ने यह नारा सीखा था। वैसे कभी कभी बच्चों में दो पार्टियां भी होती थी, पर दोनों का घेगा बुआ से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं मिलता था। अतः दोनों ही गला फाड़ फाड़ कर उनके लिए वोट मांगती थी। उस दिन जब घेगा बुआ के धैर्य का बांध टूट गया और नई नई गालियों से विभूषित अपनी प्रथम इलेक्शन स्पीच देने ज्यों ही चौतरे पर अवतरित हुई कि उन्हें डाकिया आता हुआ दिखाई पड़ा। वह अचकचाकर रुक गई। डाकिया के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था और वह गुलकी को ढूंढ रहा था। बुआ ने लपक कर पोस्ट कार्ड लिया, एक सांस में पड़ गई। उसकी आंखें मारे अचरज के फैल गई और डाकिये को यह बताकर कि गुलकी सत्ती साबुन वाले के ओसरे में रहती है, वह झट से दौड़ी। निर्मल की माँ ड्राइवर की पत्नी के यहाँ गई। बड़ी देर तक दोनों में सलाह मशविरा होता रहा। अंत में बुआ आई और उसने मेवा को भेजा, जा गुलकी को बुलाए ले। पर जब मेवा लौटा तो उसके साथ गुलकी नहीं वरन सत्ती साबुन वाली थी। और सदा की भांति इस समय भी उसकी कमर में वह काले बैंड का चाकू लटक रहा था जिससे वह साबुन की टिक्की काट कर दुकानदारों को देती थी। उसने आते ही भौं सिकोड़कर बुआ को देखा और कड़े स्वर में बोली, क्यों बुलाया है गुलकी को? तुम्हारा 10 रुपया किराया बाकी था, तुमने 25 रुपए का सौदा उजाड़ दिया, अब क्या काम है? अरे राम राम राम, कैसा किराया बेटी, अंदर आओ अंदर आओ। बुआ के स्वर में असाधारण मुलायमियत थी। सत्ती के अंदर जाते ही बुआ ने फटाक से किवाड़ बंद कर ली। बच्चों का कौतूहल बहुत बढ़ गया था। बुआ के चौके में एक झंझरी थी। सब बच्चे वहां पहुंचे और आंख लगाकर कन पट्टियों पर हाथ, दोनों हथेलियां रखकर घंटी वाला बाइस्कोप देखने की मुद्रा में खड़े हो गए। अंदर सत्ती गरज रही थी, बुलाया है तो बुलाने दो, क्यों जाए गुलकी? अब बड़ा अब बड़ा ख्याल आया है, इसलिए कि उसकी रखेल को बच्चा हुआ है तो जाके गुल की झाड़ू बुहारू करे, खाना बनावे, बच्चा खिलावे। और वह मर्द का बच्चा गुलकी की आंखें के सामने रखेल के साथ गुलछर्रे उड़ावे। निर्मल की मां बोली, अरे बिटिया, पर गुजर तो अपने आदमी के साथ करेगी ना। जब उसकी पत्री आई है तो गुलकी को जाना चाहिए। और मर्द तो मर्द, एक रखेल एक रखेल को छोड़ दुई दुई रखेल रख ले तो औरत उसे छोड़ देगी? राम राम। नहीं, छोड़ नहीं देगी तो जाके लात खाएगी, सत्ती बोली। अरे बेटा, बुआ बोली, भगवान रहे ना, तोन मथुरापुरी में कुब्जा दासी के लात मारिन तो ओकर कुबर सीधा हुई गवा। पति तो भगवान है बिटिया, ओके जाय देव। हाँ हाँ, बड़ी हितू ना बनिए, उनके आदमी से आप लोग मुफ्त में गुलकी का मकान झटकना चाहती हैं, मैं सब समझती हूँ। निर्मल की माँ का चेहरा जर्द पड़ गया, पर बुआ ने ऐसी कच्ची गोली नहीं खेली थी। वह टपट कर बोली, खबरदार जो कच्ची जबान निकालियो, तुम्हारा चलित्र कौन नहीं जानता, ओही छोकरा मानिक। जबान खींच लूंगी, सत्ती ने गला फाड़कर चीख कहा, जो आगे एक हरूफ कहा, और उसका हाथ अपने चाकू पर गया। अरे अरे अरे, बुआ सहम कर 10 कदम पीछे हट गई। तो का खून करबो का, कत्ल करबो का? सत्ती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। तीसरे दिन बच्चों ने तय किया कि होरी बाबू के कुएं पर चलकर बर्रे पकड़ी जाएं। उन दिनों उनका जहर शांत रहता है। बच्चे उन्हें पकड़कर उनका छोटा सा काला डंक निकाल लेते और फिर डोरी में बांधकर उन्हें उड़ाते हुए घूमते। मेवा, निर्मल और मुन्ना एक एक बर्रे उड़ाते हुए जब गली में पहुंचते तो वहां देखा, बुआ के चौतरे पर टीन की कुर्सी डाले कोई आदमी बैठा है। उसकी अजीब शक्ल थी, कान पर बड़े बड़े बाल, मिची मिची आंखें, मोछा और तेल से चुचुआते हुए बाल, कमीज और धोती, पुराने बदरंग बूट, मटकी हाथ फैलाए कह रही है, एक डबल दे देव, ए दे देव ना। मुन्ना को देखकर मटकी ताली बजा बजा कर कहने लगी,
गुलकी का मनसेधु आवा है। ए मुन्ना बाबू, ई कुबड़ी का मनसेधु है। फिर उधर मुड़कर एक डबल दे देव। तीनों बच्चे कौतूहल से रुक गए। इतने में निर्मल की माँ एक गिलास में चाय भरकर लाई और उसे देते देते निर्मल के हाथ हाथ में बर्रे देखकर उसे डांटने लगी। बर्रे छुड़ाकर निर्मल को पास बुलाया और बोली, बेटा, ई हमारी निर्मला है। ए निर्मल, जीजा जी हैं, हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ो बेटा। गुलकी हमारी जात बिरादरी की नहीं है तो का हुआ? हमारे लिए जैसे निर्मल वैसे गुलकी। अरे निर्मल के बाबू और गुलकी के बाप की दांत काटी रही। एक मकान बचा है उनकी चिन्हारी और का। एक गहरी सांस लेकर निर्मल की मां ने कहा, अरे तो का उन्हें कोई इनकार है? बुआ आ गई थी। अरे 100 रुपया तुम दे दे बे किया रही हो, चलो 300 रुपया और दे दे, अपने नाम कराई ले। 500 रुपया से कम नहीं होगा। उस आदमी का मुंह खुला, एक वाक्य निकला और मुंह फिर बंद हो गया। भवा भवा, ए बेटा दामाद हो, 500 रुपया कहबो तो का निर्मल की माँ को इनकार है? अकस्मात वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। आगे आगे सत्ती चली आ रही थी, पीछे पीछे गुल की। सत्ती चौतरे के नीचे खड़ी हो गई। बच्चे दूर हट गए। गुलकी ने सर उठाकर देखा और अचकचाकर सर पर पल्ला डालकर माथे तक खींच लिया। सत्ती दो एक क्षण उसकी ओर एकटक देखती रही और फिर गरज कर बोली, यही कसाई है गुलकी, आगे बढ़। आगे बढ़कर मार दो चपोटा इसके मुंह पर। खबरदार जो कोई बोला। बुआ चट से देहरी के अंदर हो गई। निर्मल की माँ जैसे घिग्गी बंद गई। वह आदमी हड़बड़ाकर पीछे हटने लगा। बढ़ती क्यों नहीं गुलकी? बड़ा बड़ा आया यहाँ से विदा कराने। गुलकी आगे बढ़ी। सब सन्न थे। सीढ़ी चढ़ी। उस आदमी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। गुलकी चढ़ते चढ़ते रुकी, सत्ती की ओर देखा, ठिठकी, अकस्मात लपकी और फिर उस आदमी के पांव पर गिरकर फफक फफक फक कर रोने लगी। हाय, हमें काहे को छोड़ दियो? तुम्हारे सिवा हमरा लोक पर लोक और कौन है? अरे हमरे मरे पर कौन चुल्लू भर पानी चढ़ाई? सत्ती का चेहरा सिहा पड़ गया। उसने बड़ी हिकारत से गुलकी की ओर देखा और गुस्से में थूक निगलते हुए कहा, कुतिया, और तेजी से चली गई। निर्मल की माँ और बुआ गुलकी के सर पर हाथ फेर फेर कर कह रही थी, मत रो बिटिया, मत रो। सीता मैया भी तो वनवास भोगिन रहा। उठो गुलकी बेटा, धोती बदल ले, कंघी चोटी करो। पति के सामने ऐसे आना असगुन होता है, चलो। गुलकी आंसू पोंछती पोंछती निर्मल की माँ के घर चली। बच्चे पीछे पीछे चले तो बुआ ने डांटा, ए चलो अहर, मुआ लड्डू बढ़ रहा है का? दूसरे दिन निर्मल निर्मल के बाबू ड्राइवर साहब, गुलकी और जीजा दिन भर कचहरी में रहे। शाम को लौटे तो निर्मल की माँ ने पूछा, पकने लिख गया? फिर जरा निकट आकर फुसफुसाकर बोले, मट्टी के मोल मकान मिला है, अब कल दोनों को विदा करो। अरे पहले 100 रुपया लाओ, बुआ का हिस्सा भी तो देना है। निर्मल की माँ उदास स्वर में बोली, बड़ी चंट है बुढ़िया, गाड़ गाड़ के रख रही है, मर के साफ होएगी। सुबह निर्मल की माँ के यहाँ मकान खरीदने की कथा थी। शंख, घंटा, घड़ियाल, केले का पत्ता, पंजीरी, पंचामृत का आयोजन देखकर मुन्ना के अलावा सब बच्चे जमा हो गए थे। गुलकी एक पीली धोती पहने, माथे तक घूंघट काढ़े सुपारी काट रही थी और बच्चे झांक झांक कर देख रहे थे। मेवा ने पास पहुंचकर कहा, ए, ए गुलकी, ए गुलकी, जीजा जी के साथ जाओगी? कुबड़ी ने झेप कर कहा, धत्तरे ठिठोली करता है। और लज्जा भरी
जो मुस्कान किसी भी तरुणी के चेहरे पर मनमोहक लाली बनकर फैल जाती, वह उसके झुर्रियोंदार, बेडोल, नीरस चेहरे पर विचित्र रूप से विभत्स लगने लगी और उसके काले पपड़ीदार होंठ सिकुड़ गए, आंखों के कोने मिचमिचा उठे और अत्यंत कुरूचिपूर्ण ढंग से उसने अपने पल्ले से सर ढक लिया और पीठ सीधी करके जैसे कुबड़ छिपाने का प्रयास करने लगी। मेवा पास ही बैठ गया। कुबड़ी ने पहले इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाकर मेवा से कहा, क्यों रे, जीजा जी कैसे लगे तुझे? मेवा ने असम तो जैसे अपने को समझाते हुए गुलकी बोली, कुछ भी होए, है तो अपना आदमी, हारे गाड़े कोई और काम आवेगा, औरत को दबाकर रखना ही चाहिए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मैं क्या करेगी जो सत्ती ने किया हमारे लिए? ये चाची और बुआ तो सब मतलब के साथी हैं, हम क्या जानते नहीं? पर भैया, अब जो कहो कि हम सत्ती के कहने से अपने मर्द को छोड़ दें, सो नहीं हो सकता। इतने में किसी का छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलते चलते मेवा के पास आकर बैठ गया। गुलकी क्षण भर उसे देखती रही, फिर बोली, पति से हमने अपराध किया तो भगवान ने बच्चा छीन लिया, अब भगवान हमें क्षमा कर देंगे? फिर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। क्षमा करेंगे तो दूसरी संतान देंगे। तुम्हारी जीजा को भगवान बनाए रखे, खोट तो हम ही में है, फिर संतान होगी तब तो सोत का राज नहीं चलेगा। इतने में गुलकी ने देखा कि दरवाजे पर उसका आदमी खड़ा बुआ से कुछ बातें कर रहा है। गुलकी ने तुरंत पल्ले से सिर ढका और लजाकर उधर पीठ कर ली, बोली, राम राम, कितने दुबरा गए हैं, हमारे बिना खाने पीने का कौन ध्यान रखता? अरे, सोच तो अपने मतलब की होगी। ले भैया मेवा, जा, दो बीड़ा पान दे आ जीजा को। फिर उसके मुंह पर वही लज्जा की विभत्स मुद्रा आई। तुझे कसम है, बताना मत किसने दिया है। मेवा पान लेकर गया, पर वहां किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह आदमी बुआ से कह रहा था, इसे ले तो जा रहे हैं, पर इतना कह देते हैं, आप भी समझा दें उसे कि रहना हो तो दासी बनकर रहे, ना दूध की ना पूत की, हमारे कौन काम की। पर हाँ, औरतिया की सेवा करे, उसका बच्चा खिलावे, झाड़ू बुहारू करे, तो दो रोटी खाए पड़ी रहे, पर कभी उससे जुबान लड़ाने, लड़ाई तो खैर नहीं, हमारा हाथ बड़ा जालिम है, एक बार कुबड़ निकला तो अगली बार प्राण ही निकलेगा। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, बुआ बोली और उन्होंने मेवा के हाथ से पान लेकर अपने मुंह में दबा लिए। करीब 3 बजे इक्का आने के लिए निर्मल की मां ने मेवा को भेजा। कथा की भीड़ भाड़ से उनका मूड पिराने लगा था, अतः अकेली गुल की सारी तैयारियां कर रही थी। मटकी कोने में खड़ी थी, मिरवा और झबरी बाहर गुमसुम बैठे थे। निर्मल की मां ने बुआ को बुलवाकर पूछा कि विदा विदाई में क्या करना होगा, तो बुआ मुंह बिगाड़ कर बोली, अरे कोई जात बिरादरी की है का? एक लोटा में पानी भर के इकन्नी दुअन्नी उतार उतार के पर्जा पजारू को दे दियो बस। और फिर बुआ शाम की तैयारी में लग गई। इक्का आते ही जैसे झबरी पागल सी इधर उधर दौड़ने लगी। उसे जाने कैसे आभास हो गया कि गुलकी जा रही है सदा के लिए। मेवा ने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी गठरियां रखी। मटकी और मिरवा चुपचाप आकर इक्की के पास खड़े हो गए, सिर झुकाए, पत्थर सी चुप गुलकी निकली। आगे आगे हाथ में पानी का भरा लोटा लिए निर्मल थी। वह आदमी ज... वह आदमी जाकर इक्के पर बैठ गया। अब जल्दी करो, उसने भरे भारी गले से कहा। गुलकी आगे बढ़ी, फिर रुकी और उसने टेंट टेंट से 2 अधन्ने निकाले। ले मिरवा, ले मटकी। मटकी जो हमेशा हाथ फैलाए रहती थी, इस समय जाने कैसा संकोच उसे आ गया कि वह हाथ नीचे कर दीवार से सटकर खड़ी हो गई और सर हिलाकर बोली, नहीं, नहीं बेटा, ले लो, गुलकी ने पुचकार कर कहा। मिरवा मटकी ने पैसे ले लिए और मिरवा बोला, छलाम गुलकी,
ए आदमी, छलाम। अब क्या गाड़ी छोड़नी है? फिर भारी गले से बोला। ठहरो बेटा, कहीं ऐसे दामाद की विदाई होती है? सहसा एक बिल्कुल अजनबी किंतु अत्यंत मोटा स्वर सुनाई पड़ा। बच्चों ने अचरज से देखा। मुन्ना की माँ चली आ रही है। हम तो मुन्ना का आसरा देख रहे थे कि स्कूल से आ जाए, उसे नाश्ता करा लें तो आए, पर इक्का आ गया तो हमने समझा अब तू चली। अरे निर्मल की माँ, कहीं ऐसे बेटी की विदाई होती है? लाओ जरा रोली घोलो जल्दी से। चावल लाओ और सिंदूर भी ले आना। निर्मल बेटा, तुम बेटा उतर आओ इक्के से। निर्मल की माँ का चेहरा सिहा पड़ गया था। बोली, जितना हमसे बन पड़ा किया, किसी को दौलत का घमंड थोड़े ही दिखाना था। नहीं बहन, तुमने तो किया, पर मोहल्ले की बिटिया तो सारे मोहल्ले की बिटिया होती है। हमारा भी तो फर्ज था। अरे माँ बाप नहीं है तो मोहल्ला तो है। आओ बेटा। और उन्होंने टीका करके आंचल के नीचे छिपाए हुए कुछ कपड़े और एक नारियल उसकी गोद में डालकर उसे चिपका लिया। गुल की जो अभी तक पत्थर सी चुप थी, सहसा फूट पड़ी। उसे पहली बार लगा जैसे वह मायके से जा रही है। मायके से, अपनी माँ को छोड़कर, छोटे छोटे भाई बहनों को छोड़कर। और वह अपने कर्कश फटे हुए गले से विचित्र स्वर में रो पड़ी। ले, चुप हो जा, तेरा भाई भी आ गया, वह बोली। मुन्ना बस्ता लटकाए स्कूल से चला आ रहा था। कुबड़ी को अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर रोते देखकर वह बिल्कुल हतप्रभ सा खड़ा हो गया। आओ बेटा, गुल की जा रही है ना आज? दीदी है ना, बड़ी बहन है, चल पाँव छू पाँव छू ले, आ इधर। माँ ने फिर कहा। मुन्ना और कुबड़ी के पाँव छुए? क्यों? पर माँ की बात, एक क्षण में उसके मन में जैसे एक पूरा पहिया घूम गया और वह गुलकी की ओर बढ़ा। गुलकी ने दौड़कर उसे चिपका लिया और फूट पड़ी। हाय मेरे भैया, अब हम जा रहे हैं। अब किससे लड़ोगे मुन्ना भैया? अरे मेरे बीरन, अब किससे लड़ोगे? मुन्ना को लगा जैसे उसकी छोटी छोटी पसलियों में एक बहुत बड़ा सा आंसू जमा हो गया, जो अब छलकने ही वाला है। इतने में उस आदमी ने फिर आवाज दी और गुलकी कराकर मुन्ना की माँ का सहारा लेकर इक्के पर बैठ गई। इक्का खड़ खड़ कर चल पड़ा। मुन्ना की माँ मुड़ी की बुआ ने व्यंग्य किया। एक आध गाना भी विदाई का गाए जाओ बहन, गुलकी बन्नो ससुराल जा रही है। मुन्ना की माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुन्ना से बोली, जल्दी घर आना बेटा, नाश्ता रखा है। पर पागल मिरवा ने, जो बम्बे पर पांव लटकाए बैठा था, जाने क्या सोचा कि वह सचमुच गला फाड़कर गाने लगा। बन्नो डाले दुपट्टा का पल्ला, मोहल्ले से चली गई राम। यह उस मोहल्ले में हर लड़की की विदा पर गाया जाता था। बुआ ने घुड़का, तब भी वह चुप नहीं हुआ। उल्टे मटकी बोली, काहे ना गावे? गुलकी ने पैसा दिया है और उसने भी सुर मिलाया। बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम। मुन्ना चुपचाप खड़ा था। मटकी डरते डरते आई। मुन्ना बाबू, कुबड़ी ने अधन्ना दिया है, ले ले, ले ले। बड़ी मुश्किल से मुन्ना ने कहा और इसकी आंखों में दो बड़े बड़े आंसू डबडबा आए। उन्हीं आंसुओं की झिलमिली में कोशिश करके मुन्ना ने जाते हुए इक्के की ओर देखा। गुल की आंसू पोंछते हुए पर्दा उठाकर सबको मुड़ मुड़ कर देख रही थी। मोड़ पर एक धचके से इनका इक्का मुड़ा और फिर अदृश्य हो गया। सिर्फ झबरी सड़क तक इक्के के साथ गई और फिर लौट आई। कहानी समाप्त। इस कहानी में जैसे हम देख सकते हैं कि गुल की बन्नों में धर्मवीर भारती ने निम्न बिंदुओं को उठाया है, जैसे संपर्कों से कटी नारी, कि स्त्री ने, मतलब इसमें जो गुलकी है वो समाज से बिल्कुल, समाज बहिष्कार करता है। वो अलग अलग विडंबनाओं से जूझती है।
उसके विवाह से लेकर उसकी घेगा बुआ उसे किराए के लिए दोस्ती है, और यहाँ तक कि पति दूसरा विवाह कर लेता है और उसे लेने आता है सिर्फ काम के लिए। जो काम जो नौकरानी बनाकर उसको रखने के लिए, मतलब अपने पास ले ले जाने के लिए आया है। साथ ही देखें कि जो गुल्की का जो चरित्र है, वो एक आदर्शवादी जो नारी होती है उसका है। साथ ही वो कहीं विद्रोह भी करती है। जब वो घेगा बुआ जब नाली से पानी छोड़ती है, उसकी दुकान कर दे उसको दुकान बहा देती है, तो वहां उसका विद्रोह का स्वर दिखाई देता है। लेकिन अंत में वो खुद ही से ही सवाल जवाब करती है मुन्ना के साथ, जब वो बैठी होती है कि पति है, पति परमेश्वर है, हम में ही खोट है। वो अपने में ही बुराई लेती है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने उस जीवन संघर्ष से जूझ रही है, वो हार नहीं मान रही है, वो उस संघर्ष को झेल रही है, अपने में ही घुटती रहती है। ये हमें स्त्री मतलब संवादों के माध्यम से पता चलता है। और इसमें बाल मनोविज्ञान दिखाया गया है। जैसे पहले बालक जो थे वो गुल्की को समझते थे कि ये हमारी दुश्मन है, वो उस गुल्की की दुकान बायकॉट इस तरह नारा लगाते हैं। अंत में फिर उन जो बालक क्या होते हैं कि वो उनका मन जो होता है चंचल होता है। वो जैसे अपने माता पिता या समाज से सीखते हैं, वही तो उनको मतलब वही बताते हैं लोगों को। और निर्मल निर्मल की जो निर्मल है, वो भी अपनी माँ से सीखी और वो जाके उन बच्चों को बता दिया कि हाँ गुल्की ऐसे है, गुल्की ने वही पैसा थमा रखा है, 100 रुपए लेकर गई है। तो ये बच्चे जो हैं ये तो आसपास के समाज से सीखते हैं या अपने माता पिता से। लेकिन जब वो अपनी ही आंखों से देखते हैं, लास्ट में अंत में वही वो मतलब उनके अंदर वो आंसू दबदबा उठता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी। धर्मवीर भारती की कहानी गुल्की बन्नो बाल मनोविज्ञान के साथ साथ मध्यवर्गीय समाज के यथार्थ का चित्रण है। कहीं न कहीं समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है उस पर से भी पर्दा हटाने का काम धर्मवीर भारती ने किया है इस कहानी में। स्त्रियाँ किस तरह से जूझती हुई और आगे बढ़ रही हैं, और जो एक पुरानी जो परंपरा से हम चीज़ों को ओढ़े हुए हैं, उस चीज़ का निर्वहन भी कर रही है, जिससे आज का समाज उस पर्दा को धीरे-धीरे हटा रहा है और उस खोल से बाहर निकल कर के बहुत कुछ बदल रहा है समाज में। तो आज धर्मवीर भारती की कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा है, और इसी तरह की यथार्थपरक कहानी, मनोविश्लेषण कहानी के साथ हम कल यशपाल के पुण्यतिथि पर हम उनकी एक कहानी पर्दा लेकर के उपस्थित होंगे, ठीक शाम 7 बजे। आप सभी श्रोताओं का, पाठकों का पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। सोनी, तुम्हारा विशेष रूप से धन्यवाद। आशा है हम फिर से कभी इस मंच पर जुड़ेंगे। धन्यवाद।